रहा था, वहां से एक बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया जहां पर कैंडिडेट्स की जगह सॉल्वर गैंग को बिठाया गया था। और ऐसे में खबर सामने ये आ रही है कि नालंदा का जो पावापुरी मेडिकल कॉलेज है उसका कनेक्शन एक बार फिर से जुड़ा है, वो फिर चर्चा में है। परीक्षा में 3 छात्र लापता थे। बताया जा रहा है कि रविशंकर उर्फ सम्राट समेत 3 लापता थे और परीक्षा के दौरान कॉलेज से ये तीनों गायब थे। और इस सॉल्वर गैंग में रविशंकर है, उसका भी नाम सामने आया है और उसकी अनुपस्थिति भी इस परीक्षा के दौरान रही। और ऐसे में इस तरीके से इस कनेक्शन को देखकर जोड़ा जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के करीब 30 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, कार्रवाई आगे भी जारी है। और सॉल्वर गैंग में आरोपी रविशंकर उर्फ सम्राट का भी नाम सामने आया था, जो पावापुरी मेडिकल कॉलेज से ये तार जुड़ा हुआ है। और बताया जाता है कि रविशंकर उर्फ सम्राट समेत 3 लापता थे। अब देखिए, लखीसराय में जो सॉल्वर गैंग था और इस गैंग में जो 9 फर्जी बैठे हुए थे छात्र बन करके, उनके एक नाम और उनके एक जो डिटेल्स है वो आप समझ लीजिए। तो देखिए, संजीत कुमार, जो मंतोष कुमार MBBS 4th ईयर NJMCH बनकर बैठा था। प्रभात अमन वास्तविक छात्र, लेकिन उसकी जगह पर विवेक कुमार बैठा हुआ था। शुभम कुमार वर्मा की जगह पर हिमांशु कुमार था। ईशान सिंह की जगह सौरभ जीझा। और ये वो नाम है। और सॉल्वर गैंग किस तरीके से इस एग्जाम को कैंडिडेट की जगह दे रहा था। मधुप्रिया की जगह पूनम कुमारी, अक्षत दुबे की जगह अमन अग्रवाल जो है वो एग्जाम दे रहा था, जो MBBS इंटर्न है दिल्ली का। दूसरी तरफ बात करें बाकी इन छात्रों को लेकर के, तो निरंजन जिसकी जगह पर रोशन कुमार जो फार्मा 4th ईयर NMCH का छात्र है वो एग्जाम दे रहा था। नंदनी राज जो चंचन कुमारी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज ओडिशा वो परीक्षा में बैठी हुई थी। इसके साथ साथ राहुल कुमार, प्रिंस जितेंद्र कुमार NMCH पटना, ये वो नाम सामने आया है। और उन नाम के सामने हम वो भी फर्जी छात्र सॉल्वर गैंग के नाम बता रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। तो बता दें कि इस पूरी जानकारी के बाद से अब मामला और गंभीर हो चला है। नीट में चीट करने का था इंतजाम, पुलिस ने कर दिया काम तमाम। बायोमेट्रिक मशीन में करते थे झोल, पुलिस ने खोल दी पूरी पोल। डॉक्टर बनने का देख रहे थे ख्वाब, सलाखों के पीछे मिलेगा जवाब। देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट, जो रविवार को पटना समेत पूरे देश में दोबारा आयोजित हुई। नीट परीक्षा के दौरान लखीसराय से धोखाधड़ी की एक ऐसी खौफनाक साजिश सामने आई है जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। लखीसराय में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कुल 9 सॉल्वरों को रंगे हाथ धर दबोचा है। ये वो डमी कैंडिडेट्स थे जो दूसरों की जगह परीक्षा देने बैठे थे। कार्रवाई यही नहीं रुकी, पुलिस ने उस असली छात्र संजीत कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो शॉर्टकट से डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था। 9 करीब डमी कैंडिडेट्स ऐसे पकड़े गए। इसमें 3 सेंटर से ये 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक ओरिजिनल कैंडिडेट संजीत कुमार भी पकड़ा गया। इस पूरे फर्जीवाड़े के पीछे गया कॉलेज का अर्पित राज नाम का युवक था, जो इस गैंग का मुख्य सेटिंगबाज और मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अर्पित राज आपके सेटर में आएंगे जिन्होंने सेट करने की कोशिश की। उसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक अर्पित राज है और एक रंजीत कुमार है, जो BMIMS पावापुरी के 4थे वर्ष के छात्र हैं मेडिकल के। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ बायोमेट्रिक जांच में। परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए लगाई गई बायोमेट्रिक प्रक्रिया से जुड़े 18 कर्मियों को भी पुलिस ने दबोचा है। इन पर आरोप है कि ये पैसे के लालच में डमी कैंडिडेट्स की मदद के लिए बायोमेट्रिक डेटा में ही हेरफेर कर रहे थे। हसनपुर में एक लड़का गलत पाया गया। पूछताछ के दौरान वो पुलिस का जो SDPO साहब हैं, SDO साहब हैं, उनके द्वारा एक को डिटेन किया गया वहाँ पर। और वो लड़का पूछताछ के बाद पता चल गया कि वो गलत है। एक तरफ जहां लाखों छात्र दिन रात मेहनत कर परीक्षा दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये गैंग सिस्टम में सेंध लगाने की फिराक में था।
लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से 9 सॉल्वर, 18 बायोमेट्रिक कर्मी, एक असली छात्र और 2 मास्टरमाइंड समेत कुल 30 लोग अब सलाखों के पीछे हैं। पुलिस अब इस पूरे रैकेट के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है कि इसके तार और कहां-कहां जुड़े हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने महुआ बाग का वो आलीशान बिल्डिंग और उसके साथ साथ दिल्ली तक के आवास को उन्होंने गिना दिया, जिस पर अब सियासत सुलग गई है। पूरा बिहार का फोर्स आप ही को देते हैं। अरे अति पिछड़ा कर को सुरक्षा कौन देगा? बिहार में लालू परिवार की सुरक्षा और बंगले पर सियासत उफान पर है। 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले और सिक्योरिटी को लेकर लगातार सुलग रही सियासत के बीच सीएम सम्राट चौधरी ने इस सियासत की आग को और भड़का दिया है। सम्राट ने लालू परिवार पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। सीएम सम्राट ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को 2 टूक सुना दिया। जितनी जरूरत है उतनी सुरक्षा मिली हुई है। अब क्या पूरे बिहार का फोर्स लालू परिवार की सुरक्षा में लगा दिया जाए? आजकल घर और सिक्योरिटी खेल रहे हैं। एगो घरवा चाहिए, एगो बेटा को चाहिए, एगो माता जी को चाहिए। अभी उनके यहाँ 150 पुलिस वाला है, 150, लेकिन वो कहेंगे कि हमरा सब पुलिस वापस ले लिया। अब बताइए, पूरा बिहार का फोर्स आप ही को देते हैं। अरे अति पिछड़ा कर को सुरक्षा कौन देगा? अरे आपको जितनी जरूरत है उतनी सुरक्षा है। लालू जी को बुलेट प्रूफ, राबड़ी जी को बुलेट प्रूफ गाड़ी, अब क्या चाहिए ये तो बता दीजिए। सम्राट चौधरी यही नहीं रुके। उन्होंने बिना नाम लिए लालू प्रसाद को खलनायक तक बता दिया। सम्राट ने कहा जो सबसे बड़ा खलनायक है उससे डर लग रहा है। जो सबसे बड़ा खलनायक हो उसी को डर लग रहा है। इसका मतलब सुशासन ठीक हो गया है। सीएम सम्राट ने बंगले को लेकर लालू परिवार की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। सम्राट ने कौटिल्य नगर से महुआ बाग और दिल्ली से गोपालगंज तक लालू प्रसाद के बंगले का जिक्र छेड़ दिया। सम्राट ने कहा जिन्होंने पिछड़ों की जमीन पर कब्जा किया है वो उसे छोड़ेंगे नहीं। कितना घर है गिन पाया आज तक कोई? उनको कितना घर है? एगो राजा बाजार में अलग घर, कौटिल्य नगर में 5 गो घर मिला के एक घर, महुआ बाग में अलग कब्जा किए हैं, गोपालगंज में अलग कब्जा किए हैं, दिल्ली में अलग कब्जा किए हैं। अरे अब कितना कब्जा कीजिएगा? मैं तो इतिहास निकाल रहा हूं साथियों। 1990 से लेकर 2026 तक अति पिछड़ा समाज का जमीन किसने किसने कब्जा किया है सारा हिसाब करूंगा। सम्राट चौधरी के ताबड़तोड़ हमले के बाद आरजेडी तिलमिला गई है। आरजेडी ने सीएम सम्राट पर तीखा हमला बोला है। ये लोग अधिकृत हैं सुरक्षा के लिए और सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की नीतियों में आता है, लेकिन आप इस तरह का प्रचार करते हैं, इस तरह का लोगों के बीच प्रस्तुतिकरण करते हैं, जैसे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने स्तर से सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। बंगले और सुरक्षा के सियासी मुद्दे पर सीएम सम्राट चौधरी पहली बार खुलकर बोले। सीएम ने दोनों मुद्दे पर लालू परिवार को खरी खरी सुना दी। सम्राट के तल्ख तेवर और सबसे बड़े सियासी हमले ने सियासी पारा हाई कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, आवास जमीन कब्जा को लेकर के जिस तरीके से लालू परिवार पर सवाल सम्राट चौधरी ने उठाया है, स्पष्ट रूप से यह भी कहा गया कि 1990 के बाद से और उस इतिहास को भी खंगाला जाएगा जहां पर अति पिछड़ों की जमीन पर कब्जा किया गया है। और इस अब कार्रवाई को लेकर के जो राजस्व भूमि सुधार विभाग है वो अब एक्शन में है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। मंत्री जी ने राजस्व विभाग के साथ विशेष बैठक भी किया और उन्होंने कहा कि 1990 से आज तक जो हमारे SC ST समाज के, अति पिछड़ा समाज के ऐसे लोग जो कि समाज के अंतिम पंक्ति के लोग हैं, गरीब हैं और बहुत लोग तो भूमिहीन भी हैं,
ऐसे लोगों को या तो जो 3 डिसमिल जमीन दिया गया है और आज तक उनको जो है बासगित पर्चा मिलने के बाद भी जमीन पर उनको बासगित कब्जा नहीं दिलाया गया है, तो ऐसे लोगों का और जो हमारे अति पिछड़ा और SC ST हैं उनके जमीन को अगर किसी ने हड़पने का काम किया है या उनको उनके जमीन का हेराफेरी किया गया है जमीन माफिया के द्वारा, उसकी पूरी सूची तैयार करनी है और उस सूची को तैयार करके और हमारे अति पिछड़ा SC ST और हमारे पिछड़ा भाई को जो है उस जमीन पर उनका हक दिलाने के लिए ये अभियान चलेगा। लेकिन सम्राट चौधरी का इशारा कहीं न कहीं सीधे तौर पर लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार के दौरान जो जमीन पर कब्जा किया गया उसको लेकर के भी निशाना था। अभी मैं इसको नहीं बता सकता हूं, लेकिन उन्होंने कुछ गोपनीय आदेश भी दिए हैं कि ऐसे लोगों का सूची भी तैयार किया जाए जो एकाएक जमीन माफिया से संबंधित रहते हुए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बना ली है। कोई एक आदमी 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना पहले तक जमीन पर था और जमीन माफिया बनकर के वो आज जो है करोड़पति हो गया, तो ऐसे लोगों की भी सूची तैयार हो रही है। तो इसलिए जो है लालू जी के जमाने में 90 में और उस समय अगर कोई किसी का जमीन हड़पा गया है और आज बेचारे वो आवाज नहीं उठा पाए हैं, तो अब उनको जो है न्याय मिलेगा। और देखिए मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है जहां पर भीषण आगलगी की घटना कारखाने से सामने आई है। बताया जा रहा है कि बेला इंडस्ट्रीज फेज 1 स्थित एक कारखाने में भीषण आग लग गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से सूत्री फैक्ट्री में आग लगने की बात सामने आई है। आग लगते ही फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग श्री कृष्णा प्रोडक्ट्स के कारखाने में लगी जहां कचरे से रस्सी बनाने का काम होता था। आग में पूरा कारखाना धू कर जलकर खाक हो गया। घटना के समय फैक्ट्री के अंदर 2 लोग मौजूद थे। आग में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई, जबकि एक व्यक्ति आंशिक रूप से घायल हुआ है। और देखिए पटना के बीजेपी कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई, उन्हें याद किया गया। इस पुण्यतिथि पर बलिदान दिवस कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मंत्री दिलीप जायसवाल, सांसद राधा मोहन सिंह समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अखंड भारत का सपना देखा था। उन्होंने घोषणा की कि अगले साल उनके नाम पर एक भव्य पार्क का निर्माण कराया जाएगा। देखिए पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक स्पेशल ट्रेन की पहल की गई है, यानी कई जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो चलाई जा रही हैं। चूंकि हमने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन की तस्वीरें देखी थी जहां पर बड़ा हंगामा हो गया था और अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दानापुर रेल मंडल ने विशेष ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार कुल 13 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। ये ट्रेनें पटना, पाटलिपुत्र, दानापुर, बक्सर, बख्तियारपुर, राजगीर, नवादा, जमुई, किऊल, गया, सिवान, बेतिया, सासाराम और आरा समेत कई प्रमुख स्टेशनों को जोड़ेंगी। मंगलवार को चलने वाली स्पेशल ट्रेन पाटलिपुत्र से रात 8 बजे रवाना होकर सुबह 5 बजे सासाराम पहुंचेगी और इससे परीक्षार्थियों को आने जाने में काफी सुविधा मिल सकेगी। पुलिस भर्ती को देखते हुए दानापुर मंडल ने आज और कल कई स्पेशल ट्रेन जो है परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। बताते ये चले कि आज जो है दानापुर मंडल की तरफ से जो ट्रेनें चलाई जानी है उसमें पाटलिपुत्र से 8 बजे जो है वो खुलकर अगले दिन 5 बजे सहरसा की ये ट्रेन जो है वो पहुंचेगी। पटना से 8:50 बजे खुलकर अगले दिन 3 बजे जो है भभुआ के लिए ट्रेन पहुंचेगी। पटना से 9 बजे खुलकर अगले दिन 5 बजे बेतिया के लिए ट्रेन पहुंचेगी। पाटलिपुत्र से 9:45 पर जो ट्रेन खुलेगी वो 5:30 बजे अगले दिन पूर्णिया पहुंचेगी। और इस तरह से देखा जाए तो दानापुर से 10 बजे जो ट्रेन खुलेगी वो सुबह 6 बजे अररिया पहुंचेगी और पटना से जो 11 बजे ट्रेन खुलेगी वो अगले दिन 3 बजे सिवान पहुंचेगी। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो बख्तियारपुर से 7 बजे जो ट्रेन खुलेगी वो 9 बजे राजगीर पहुंचेगी।
क्यू से जो 12:30 बजे जो ट्रेन खुलेगी वो 4:30 बजे जो है वो गया पहुंचेगी। राजगीर से जो 1 बजे ट्रेन खुलेगी वो 3 बजे जो है बख्तियार पहुंचेगी। नवादा से जो 1 बजे ट्रेन खुलेगी वो 4:45 पर जो है झाझा पहुंचेगी। बक्सर से जो 1:30 पर जो ट्रेन खुलेगी वो 4:30 पर दानापुर पहुंचेगी। झाझा से जो 5 बजे ट्रेन खुलेगी वो 9 बजे जो है वो पटना पहुंचेगी। गया से जो 5:30 पर ट्रेन खुलेगी वो रात 9:30 पर जो है वो कुल पहुंचेगी। तो ये व्यवस्था जो है वो पुलिस भर्ती की परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। और चूंकि देखा गया था तो लगभग 2 सप्ताह पहले पुलिस भर्ती को लेकर के जो मद्य निषेध विभाग में पुलिस भर्ती का परीक्षा आयोजित होना था और उस दिन जो है पाटलिपुत्र स्टेशन पे आक्रोशित छात्रों ने पूरे तौर पे ट्रेन की जो व्यवस्था है उस पर हमला किया था और वैसी तस्वीर अब आगे ना देखने को मिले, इसलिए पहले से ही दानापुर मंडल ने ये तैयारी कर ली है। और आज और कल दोनों दिन स्पेशल ट्रेन जो है वो सिपाही भर्ती को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं उनके आवागमन के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित मानवी, पटना। और देखिए लखनऊ अग्निकांड पर बड़ी खबर है जहां पर एसआईटी का बड़ा बयान सामने आया है और एसआईटी का स्पष्ट रूप से कहना है कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं, हर विभाग की जिम्मेदारी को विस्तार से देखेंगे। एसआईटी टीम में आईएएस अमृत अभिजात और आईपीएस प्रवीण कुमार शामिल है और इनका कहना है कि हर विभाग की जिम्मेदारी को विस्तार से हम देख रहे हैं, हर पहलू से जांच कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एसआईटी का गठन हुआ है जिसमें हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, घटना के सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करके प्रस्तुत करेंगे और कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसको इसमें रह जाए, कोई स्टोन अनटर्न नहीं रहेगा। हम लोग पूरी तरह से जांच करके फिर बताएंगे। सर 7 दिन में रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है, 7 दिन में रिपोर्ट। मैंने कहा कि निर्धारित समय में हर आयाम पर हम लोग जांच करेंगे और जांच के पश्चात इस निष्कर्ष को भेजा जाएगा। थैंक यू सर। अमृत अभिजात जी भी साथ में हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सर आप भी आए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? अमृत जी अभी जांच करेंगे। जाहिर सी बात है कि ये वो टीम है जो जांच के लिए एसआईटी की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। प्रवीण कुमार को आपने देखा और सुना, प्रवीण कुमार मौके पर पहुंचे हैं, एसआईटी की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। प्रवीण कुमार। और देखिए इस लखनऊ अग्निकांड पर एक और बड़ा खुलासा न्यूज 18 ने किया है और बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग मालिक है उसने खुद से फर्जी आदेश तैयार किया था। 2016 में फर्जी आदेश से ध्वस्तीकरण रुका था। 2016 में ध्वस्तीकरण रोकने का आदेश नहीं हुआ था। 10 मई 2016 को ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था। बिल्डिंग मालिक ने दोबारा सुनवाई की अपील की। 5 जुलाई 2016 को आदेश रद्द होने का दावा किया गया। अब देखिए इस अग्निकांड में जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी और जो परिवार हैं वो परिवार अब दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका क्या कुछ कहना है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जिस परिवार ने अपने बच्चे को खोया उनके परिजन अभी फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अंतिम विदाई अपने उस परिवार के शख्स को दे रहे हैं। नीलेश नाम है जिस व्यक्ति का निधन हुआ है, जो 15 लोगों की मौत हुई है कल इस पूरी आगजनी के दौरान। फिलहाल आप देख सकते हैं कि परिवार किस तरीके से रोते बिलखते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा परिवार पर ये दुखों का पहाड़ टूटा है और ऐसे में किसी ने शायद ये सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से उनके परिवार के सदस्य को आज इस तरीके से देखना पड़ेगा। फिलहाल परिवार दुख में है, जो उनके दोस्त हैं, उनके जो करीबी हैं, वो सभी फिलहाल इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो परिवार में हैं, उनकी माँ है, उनकी बहन है, किस तरीके से यहाँ पर रो रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरीके से फ़िलहाल कुछ शब्द नहीं हैं इन क्षणों के लिए कि किस तरीके से इस माँ ने अपने इस बच्चे को पाला हो। बुलडोजर एक्शन चाहते हैं? बुलडोजर एक्शन तो होना ही चाहिए, बाबा का है तो बुलडोजर एक्शन होगा। बुलडोजर एक्शन चाहते हैं आप?
चाहिए। जी, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उन्होंने कोई व्यवस्था भी नहीं रखी और इतना बड़ा हादसा हो गया है बच्चों के साथ में। नीलेश यहाँ से बचपन से माल्टीपुरम में खेला कूदा है, बहुत होनहार बच्चा था, काफ़ी पढ़ा लिखा बच्चा। अब आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर परिजन हैं उन सबका भी यही कहना है कि वो फिलहाल अब इस पूरे मामले में न्याय चाहते हैं। और तो देखिए, लखनऊ अग्निकांड के बाद से अब रांची के भी जो कोचिंग संस्थान है वहां की भी पड़ताल न्यूज़ 18 की टीम ने किया। और जब पड़ताल करने हमारी टीम पहुंची तो वहां भी कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए, किस तरीके से संकरी गलियों में भी ये कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। रांची की बात करें तो लालपुर इलाका कोचिंग सेंटर के लिहाज से सबसे बड़ा हब है। यहाँ मुख्य सड़क के किनारे तो छोड़िए, संकरी गलियों में भी कोचिंग सेंटर है। और ऐसे में यहाँ जानना और समझना जरूरी है कि रांची के कोचिंग संस्थान कितने सुरक्षित हैं और राज्य भर के बच्चे कितनी सुरक्षा के बीच पढ़ाई कर रहे हैं। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी आग ने देश भर के तमाम कोचिंग सेंटर पर चिंतन और मंथन करने को मजबूर कर दिया है कि वास्तव में देश भर के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं कोचिंग संस्थानों में कितनी सुरक्षा के बीच कर रहे हैं। हम इस समय राजधानी रांची के लालपुर में हैं, जो कि कोचिंग सेंटर का राजधानी का सबसे बड़ा हब है। राज्य भर के 24 जिलों के बच्चे यहाँ कोचिंग में पढ़ाई करने के लिए पहुँचते हैं। इंजीनियरिंग की बात करें, मेडिकल की बात करें, फिर दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की, यहाँ भीड़ है। हर सुबह से लेकर शाम तक यानी रात तक बच्चे लालपुर में घूमते हैं, जो कि यहाँ आपको कह सकते हैं मूवमेंट नज़र आता है, चूँकि कोचिंग संस्थानों में लगातार भीड़ रहती है। और इतना ही नहीं, लालपुर में ही कई ऐसे छोटे छोटे लॉज हैं, हॉस्टल हैं, जहाँ बच्चे रहने को भी मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ से कोचिंग नज़दीक पड़ता है। कुल मिलाकर हम जानेंगे कि वास्तव में लखनऊ की जो घटना घटी है, भगवान न करे वैसी घटना राजधानी रांची में घट गई तो वास्तव में जिम्मेदार कौन होगा। बहुत दर्दनाक घटना है और ये हम लोगों के लिए बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो लालपुर क्षेत्र है ये एजुकेशनल हब बन चुका है। और यहाँ पे गली से लेके मेन चौराहे पर खाली इंस्टीट्यूट और लड़कियों के हॉस्टल और लड़कों के हॉस्टल हैं। जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो जांच होनी चाहिए, वो एकदम नगण्य है। इसलिए ऐसी स्थिति को देखते हुए भय लगता है कि कहीं हमारे यहाँ भी ऐसी घटना ना हो जाए। में कोई भी कोचिंग अगर अपना संस्थान खोलते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, बाकायदे पंजीकरण होता है, और वो सुरक्षा मानकों का कितना पालन करेंगे ये सारा जवाबदेही उनके ऊपर में होता है। लेकिन सरकार की तरफ से जो नेग्लिजेंसी बरती जा रही है, कोचिंग संस्थानों को लेकर के जो नियम बनाए गए हैं वो नियम का इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहा है। क्योंकि अगर बड़े कोचिंग संस्थान है तो निश्चित है कि उसका निकास द्वार 2 होना चाहिए, फायर फाइटिंग का जो सुविधा होना चाहिए, अलार्म होना चाहिए, जो समय समय पर जो है अगर कहीं कुछ होता है, कहीं वायरिंग में गड़बड़ी हुई, कहीं कुछ हो गई तो उसको अलर्ट करे। लेकिन यहाँ दूर दूर तक इस टाइप का देखने को कहीं कुछ ही दिखता नहीं। ये छोटी छोटी गलियों में जो इंस्टीट्यूशन है और हॉस्टल्स हैं, जहाँ पे अगर कुछ हादसा, भगवान न करे अगर कुछ हादसा होता है तो वहाँ पे गाड़ियाँ पहुँचनी, दमकल की या फिर फायर ब्रिगेड जो भी पहुँचनी, वहाँ बहुत मुश्किल होंगी। बिल्कुल, लालपुर की इस भीड़ को देखना जरूरी है। राजधानी रांची का ये कह सकते हैं कि सबसे व्यस्ततम इलाकों में एक है और यहाँ सुबह से लेकर रात 12 बजे तक भीड़ होती है, क्योंकि छात्र चाहे तो कोचिंग में पढ़ने के लिए जाएं या कोचिंग से पढ़कर बाहर निकलें, यहाँ गहमा गहमी जरूर बनी होती है। ऐसे में लखनऊ की घटना ये आँख खोलती है हमारी, कह सकते हैं कि हमारे जो आसपास जो माहौल है, बच्चे कितनी सुरक्षा के बीच पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग संस्थान नियमों का कितना पालन कर रहे हैं, नगर निगम की कितनी कड़ी नजर है उन पर, तमाम चीज़ों की पड़ताल आज की तारीख में बेहद जरूरी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए